गुड इवनिंग। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ऋतुचर्या। इससे पहले हमने देखा आयुष्कामीय, फिर देखा दिनचर्या। दिनचर्या के अंदर हम कौन सा सीक्वेंस हमें फॉलो करना था, वो सीक्वेंस मैंने बोला था कि आप लोगों को याद करना है, जो कि आपसे पूछा जाता है। अब हम याद करेंगे, पढ़ेंगे ऋतुचर्या के बारे में। ऋतु क्यों? क्योंकि देखो, दिनचर्या के बारे में क्यों बताया हमने? जो फर्स्ट जो काम किए थे, सारे इतने सारे प्रोसीजर्स थे, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? मैंने बार बार बोला था कि हम यहाँ पे कफ दोष जो हमारा सुबह सुबह बढ़ा हुआ है, इस कफ दोष को कम करने का काम कर रहे हैं। तो क्योंकि दिन के अंदर ये सीक्वेंस चलता है कि पहले कफ, बाद में पित्त और लास्ट में वात कुपित होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसे रिचुअल्स हमने बना दिए कि अगर कफ इसके अंदर बढ़ रहा है, प्राकृतिक रूप से अगर बढ़ रहा है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में कैसे रखें, तो ये काम करो तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे दिन के साथ होता है, वैसे ही ऋतु के साथ में भी होता है। ऋतु के अकॉर्डिंग दोष की डोमिनेंसी, कोई दोष बढ़ता है, कोई दोष कम होता है। जैसे वात दोष का कोप होता है किसमें? वर्षा ऋतु के अंदर। तो वर्षा ऋतु के अंदर जितने भी रेजिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे कि कुछ कुल न मिला करके हमें यहाँ पे वात को कम करना है, इसलिए हम यहाँ पे ऋतुचर्या को पढ़ेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट श्लोक आ रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि मासेर द्विसंख्यैर मासाद्य माघाद्ये क्रमात् षड ऋतवः स्मृता, कि जो दो माघ आदि दो मास को मिला करके क्रमशः कौन कौन से ऋतु बनती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतु हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आना चाहिए यहाँ पे ना, वर्षा नहीं आया है। तो ये 6 तरह की जो है ऋतु बनती है। अब यहाँ से स्टार्ट किसने किया है, कहाँ से किया है? मास से किया है, माघ से किया है। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसने जो है ना माघ वाले मास से स्टार्ट किया है। मतलब कि हमें अगर देखना है कि अष्टांग हृदय ने जो ऋतुचर्या है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से मानी है, तो वो माघ मास से मानी है। एक मिनट, हाँ जी, सॉरी। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे? इसके आगे आपकी जो टेबल आएगी, इसके अंदर तो बस यही था कि ऋतु कहाँ से स्टार्ट होती है? माघ मास से शुरू होती है। ऐसे 2 मास मिलते हैं, ऐसे दो मास मिलेगा और एक ऋतु बनेगा। मतलब माघ के आगे क्या होता है? ये हिंदी जो महीने हैं ये आप सभी को याद करने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद से लेकर के लास्ट में फाल्गुन तक हिंदी महीने सभी को याद होने चाहिए कल की क्लास में। ये काम आप ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो क्या आया? हमने बोला कि 2 मास होते हैं, एक होता है माघ और दूसरा है हमारे पास फाल्गुन। तो ये 2 मास को मिला करके ऋतु एक बनती है, तो वो कौन सी हो गई? वो शिशिर ऋतु हो गई। उसके आगे जो मास आएंगे वो कौन सा आएगा? चैत्र, वैशाख। तो उससे कौन सी ऋतु मिलेगी? शिशिर के बाद में क्या आता है? शिशिर, वसंत आता है, तो वसंत ऋतु बनेगी। तो ऐसे आगे आपकी एक टेबल दी हुई है, एक क्या बहुत सारे टेबल दी हुई है जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आपको इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, जो मैं बता रही हूँ बस उसी को ही देखना है अभी। देखो, यहाँ पे ये 3-4 टेबल दी हुई होगी, इसमें से बस एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो याद कर लो। देखो क्या लिखो यहाँ पे, आप अपनी खुद की टेबल बनाओ। शिशिर, ठीक है, वसंत, ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और हेमंत, इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद में श्लोक के अंदर क्या बोला है कि शिशिर कहाँ से शुरू हो रहा है? माघ से शुरू हो रहा है। देखो, इसको ऐसे याद करो कि शिर, शिशिर से शिर, ठीक है, माघ से माफ। अब देखो, शिर जो होता है ना वो अपना प्रधान होता है। तो जो प्रधान होता है किसी चीज़ में, मेन होता है, मेन रोल जिसका होता है, उसको हम वैसे ही माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी अजीब सी है, पर एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि शिशिर वाला जो है वो माघ से शुरू हो रहा है। इससे पहले जब मैं याद करती थी फर्स्ट डे में, जो मैंने याद किया था वो मैंने वसंत से याद किया था कि वसंत के अंदर चैत्र, वैशाख आता है। अच्छा, एक और तीसरा तरीका भी होता है इसको याद करने का, जो कि शायद आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। देखो, यहाँ पे वर्षा को पकड़ो। वर्षा को हम बोलते हैं ना, श्रावण आता है, सावन, सावन का सोमवार, तो सावन के टाइम क्या हो रही होती है? सावन के टाइम बारिश हो रही होती है, तो श्रावण, भाद्रपद वर्षा में डाल दो, श्रावण और भाद्रपद। इसके बाद में आपको महीने तो वैसे याद हो ही जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते जाओ। तो आप माघ से याद कर सकते हो, चैत्र, वैशाख से तो मैंने याद किया था उस हिसाब से, ठीक है, और आप वर्षा से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है। क्या है कि शिशिर के अंदर कौन सी ऋतु आ गई? 2, माघ और फाल्गुन। फिर वसंत के अंदर चैत्र और वैशाख। फिर ग्रीष्म के अंदर कौन सी? ज्येष्ठ और आषाढ़, बहुत गर्मी पड़ती है इस वक्त। फिर वर्षा, वर्षा के अंदर क्या आएगा? श्रावण और भाद्रपद। ऐसे करके ऋतुएं लिख लो, ठीक है। फिर देखो, अब इसके लिए ना मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूँगी, वो जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे आप लिख लेना, है ना।
अभी मैं ग्रुप में कुछ पिक्चर डाल दूँगी आपके क्लास के बाद में। तो आपको ऋतु पता चल गई और आपको मास पता चल गए कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है। अच्छा, इसके लिए एक काम आप एक और कर सकते हैं। आपकी जो फिजियोलॉजी की बुक है ना, उसके आगे आ गई, उसके फ्रंट जो कवर पेज है उसी के ऊपर ही ये जो हिंदी महीने और साथ में उसका रिलेशन हम कौन से इंग्लिश मंथ के से करते हैं, ठीक है, वो बता रखा है। तो एक बार आप वो भी देख सकते हो, ताकि आपके ना ऋतु, हिंदी महीने और इंग्लिश महीने, इन तीनों का एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा करना ये ज़रूरी है। ये काम करके और मुझे दिखाना कल परसों में, संडे तक आप ये काम कर लेना कि हिंदी महीने, फिर इसकी जो ऋतु है कौन सी ऋतु, और साथ में इंग्लिश मंथ कौन से आते हैं, इनको तीनों को एक साथ एक टेबल बना करके संडे तक आप सब लोग मुझे दिखाना कि कैसे कराया है ना, फिर हम उसको याद करेंगे। तो अभी के लिए आपका यही काम है, ये टेबल बना लो और हिंदी महीने याद कर लो। ठीक है, अब चलो आगे चलो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ वैसे आ रही है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। चलो कोई नहीं। हमने क्या देखा था कि ऋतु कौन कौन सी होती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुएं थी ना हमारे पास। तो अभी आगे जब हम ये ऋतुचर्या पढ़ेंगे ना, इसके अंदर आएगा कि 3 ऋतुएं जो होती है वो आदान काल की होती है और 3 होती है विसर्ग काल की। ये आपको पता है। अब ये आदान काल की जो ऋतुएं होती है, इसके अंदर भी रस का एक सीक्वेंस होता है। रस का मतलब क्या कि ऋतु जो है, जो सीज़न है, उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? उसका इफेक्ट जो वेजिटेशन है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर पड़ेगा, और तो ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट में किस तरह के रस कुपित हैं उस वक्त, जैसे अगर आप कोई वनस्पति है, कोई औषध है, तो उसके अंदर कौन सा रस डोमिनेंट होगा, वो चीज़ इसके अंदर आचार्य ने बताई है कि जो आदान काल हमारा है, इसके अंदर क्रम से तिक्त, कषाय और कटु रस डोमिनेंट होगा। वहीं जब विसर्ग काल आएगा तो क्रम से अम्ल, लवण और मधुर रस डोमिनेंट होगा। अब ये जो चीज़ है ना, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि बताओ चलो, शरद, वर्षा शरद है ना, शरद ऋतु के अंदर कौन सा रस कुपित होता है? तो आप बोलोगे लवण रस। ये देखो बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है। अम्ल, लवण, मधुर है और तिक्त, कषाय और कटु है। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसको याद करो आप ऐसे। त्रिकटु का आलम क्या करोगे? त्रि लिख लेना, एक ये ना जो टेबल बनाओ ना उसके अंदर ये भी ऐड कर लो। त्रि, क से कषाय, यहाँ पे ये कटु आ ही जाएगा। त्रिकटु का आलम, ALM, इससे याद कर लोगे, इजीली याद रह जाएगी। ठीक है, तो अपना जो शिशिर है, शिशिर के अंदर कौन सा? त्रि से तिक्त, फिर कषाय, फिर कटु, फिर ALM, अम्ल, लवण और मधुर। इस तरीके से ये रसों की उत्पत्ति इसमें होती है। मतलब जो भी चीज़ आप खाओगे, जो वायुमंडल है उसके अंदर कौन से रस की डोमिनेंसी होगी, तो वो ऋतु के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये 6 ऋतु के 6 रस मैंने आपको बता दिए। अब देखो आगे चलो। ये वही बात है, देखो यहाँ पे इंग्लिश मंथ यहाँ पे भी लिखे हुए। इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, एक इसके अंदर ऐसा आता है, एक जो आप ये यहाँ पे देखोगे ना, देखो चलो इसमें देख ही लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि एक जगह यहाँ पे शरद और हेमंत और शिशिर है। शरद सभी के अंदर मिलेगा, हेमंत और शिशिर है ना, एक के अंदर शिशिर है। यहाँ पे देखो हेमंत है लेकिन शिशिर कहीं पे भी नहीं है। इसकी जगह एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे प्रावृत दे रखी है। ठीक है, तो इसका एक रीज़न होता है। इसका क्या है कि एक जो ये वाला जो डिवीज़न है, ये स्वस्थ वृत्त को लेकर के है, मतलब कि डेली डेली लाइफ में। ठीक है, और ये जो है ये संशोधन के लिए होता है कि अगर हमें संशोधन कराना है तो उसके लिए, एक बात। दूसरा, ये उस जगह पे है जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, मतलब ठंडी का मौसम रहता है और गर्मी का मौसम रहता है, जहाँ बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे अपना नॉर्थ का रीजन है वो। ये जो है यहाँ पे जिसके अंदर हमने प्रावृत ऋतु बताई है, ये वो वाला रीजन है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ पे ठंडी कम पड़ेगी लेकिन बारिश का जो सीज़न है ना वो बहुत लंबा चल जाता है, जैसे अपना साउथ का जो रीजन है। तो जो साउथ वाला है ना, वहाँ पे साउथ का जो रीजन था, वहाँ पे उन लोगों ने, क्योंकि वो ऋतु बड़ी होती है, वर्षा ऋतु बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो है ना प्रावृत और वर्षा, ये बेसिकली ग्रीष्म, गर्मी और बारिश के बीच का टाइम है प्रावृत।
जिसके अंदर बारिश हो रही होती है, मानसून आ गया होता है। एक होता है बारिश अपने पीक पे होती है, वो वर्षा ऋतु हो गया। और एक कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी ठंडी हवाएं चल रही है, वो कौन सा होता है, वो प्रावृत हो जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता ठंडी हवाएं चल रही है, हमारे यहाँ बारिश आती है, ठीक है, लेकिन कम टाइम के लिए आती है। तो अपने यहाँ पे जो मेन मौसम देखते हैं ना, हम बोलते हैं या तो सर्दी पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, बीच में थोड़े टाइम के लिए वर्षा आती है। इसलिए अपने यहाँ क्या किया, शरद ऋतु का शीत ऋतु का डिवीजन कर लिया। तो कैसे किया, एक तो हेमंत और दूसरा शिशिर। तो हेमंत स्टार्टिंग सर्दी, और फिर सर्दी अपने पीक पे होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, वो शिशिर ऋतु हो जाएगी, ठीक है। ये दो है। अब इसमें याद करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ सेम चीज़ चरक में भी आएगी। सुश्रुत ने इसके अलग अलग नाम भी दिए हैं ऋतुओं के, यहाँ पे सुश्रुत मतानुसार बोला है ना। इसमें इसको शिशिर वसंत ग्रीष्म को क्रमशः से तप तपस्य मधुमाधव शुचि शुक्र नभ नभस्य इस तरीके से बोला है, अलग अलग नाम दिए हैं इसमें। तो वो हम ऋतुचर्या चैप्टर में करेंगे, 6th जो चैप्टर है, ठीक है, तस्य शीतीय जो अध्याय है उसके अंदर करेंगे, चरक सूत्र 6 में। तो अभी के लिए इसको छोड़ो, अभी जो मैंने आपको बोला उसे को याद रखो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये काल के बारे में बताएंगे, जो आदान काल और विसर्ग काल आप पहले से पढ़ के आए हैं, ये उसी चीज़ को बताएगा। ये देखो क्या कह रहा है कि शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनम उत्तमम, विद्यात् अयनम उत्तमम, अयनम उत्तमम आदानम च तदा दत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। तो देखो दो तरह के अयन होते हैं। क्या कहा कि माघ से प्रारंभ करके दो दो मास को मिलाने पर, हमने बोला ना 2 मास की एक ऋतु होती है, तो माघ से हम शुरू करेंगे, माघ से शुरू करेंगे मतलब माफ़ करेंगे, माफ़ किसको करेंगे, शिर को। तो शिशिर से स्टार्ट हो रहा, शिशिर से स्टार्ट होकर के दो दो मास मिलाएंगे तो एक ऋतु बनेगी। कौन सी, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। उनमें से शिशिर आदि 3 ऋतुओं से उत्तरायण होता है, और इसको हम आदान काल बोलते हैं। तो हमने काल देखे कि काल जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आदान काल, एक होता है विसर्ग काल। अब आदान काल और एक विसर्ग काल, इसको हम क्या बोलते हैं, आदान काल जो होता है उसको हम उत्तरायण भी बोलते हैं, विसर्ग काल को हम दक्षिणायन भी बोलते हैं। तो अयन, इसके अंदर अयन अयन आ रहा है ना, दक्षिणायन उत्तरायण। अयन का मतलब होता है मार्ग। तो ये मार्ग किसके मार्ग की बात हो रही है, ये सूर्य के मार्ग की बात हो रही है, कि जब सूर्य जो है वो नॉर्थ साइड में जाता है तो हम उसको उत्तरायण बोलते हैं। जब सूर्य दक्षिण साउथ की साइड में आता है तब हम उसे दक्षिणायन बोलते हैं। तो क्या बोला, इसका कंपैरिजन लिखना। इसमें अगर तुम नोट्स बनाओगे ना, नोट्स क्या करो, इसी के अंदर ही एक पेपर पे बना लो और उसको यहीं पे स्टिक कर दो, यहीं पे ही चिपका दो, तो समिता के साथ में ही बन जाएगा, अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखो आदान, यहाँ लिखो विसर्ग। अब ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन बनता है, और ये हर साल पूछते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, ये सेकेंड ईयर में भी आता है। तो ये चीज़ तो तुमको आनी चाहिए। इवन ये स्वस्थ वृत्त अगर तुम्हारे सब्जेक्ट शायद सेकंड ईयर में आएगा तो उसके अंदर भी आएगा, आदान काल और विसर्ग काल के अंदर अंतर। तो पहला अंतर तो क्या हो गया, ऋतु के बेसिस पे हो गया। ये टेबल भी बनाना सब लोग, ऋतु के बेसिस पे। इसमें कौन सी ऋतु आएगी, इसमें शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु आएगी, विसर्ग के अंदर वर्षा शरद और हेमंत ऋतु आएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या बोला, उत्तरायण जाना चाहिए। इस सूर्य सूर्य प्रतिदिन मनुष्यों का बल लेता है, मतलब क्या होता है, आदान काल। आदान काल मतलब इस आदान से ऐसे याद कर लो, आजा। तो सूर्य जो बल है वो ले लेता है। एक वो मैंने एक बार और आपको क्लास में बताया था, एक ऐड देखा होगा तुमने, गर्मियों के टाइम में चलता है वो ग्लूकोन डी का ऐड, कि बच्चा खेल रहा होता है और जो सूरज है वो उसको स्ट्रॉ से उसका सारा एनर्जी है ना वो सक कर रहा होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है आदान काल के अंदर, कि जो एनर्जी है, जो बल है, वो सूरज, क्योंकि सूरज तेज होता है ना, उसका गुण क्या है, वो उष्ण होता है, वो तेज होता है। तो अपने शरीर के अंदर जो बल है, बल कौन सा है, बल किसकी वजह से आ रहा था, मैंने बताया था कि कफ की वजह से आता है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, कि प्राकृत जो श्लेष्मा है वो बल का कारण होती है। तो जो सूर्य है उसके गुण कैसे हैं, श्लेष्मा के बिल्कुल उल्टे हैं। वो कैसा, उष्ण होता है, तो वो बल को कम कर देता है, इनसे कफ को कम कर देता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कफ बल को भी कम कर देता है। इसलिए आदान काल के जो ऋतुएं हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म, उसके अंदर बल क्या होता है, बल कम होता है। अब देखो याद करो, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर व्यायाम पढ़ा था। व्यायाम में क्या बोला था कि जो शिशिर वसंत ग्रीष्म ऋतुएं मतलब आदान काल की ऋतुएं हैं, इसमें व्यायाम की मात्रा कितनी थी प्रज्ञा, कि कैसे व्यायाम करना था। दो चीज़ें थी, एक तो आधा करो अर्ध शक्ति करो, और एक अर्ध शक्ति से भी कम।
तो जो अर्ध शक्ति करो, नहीं नहीं बॉस, एक बार हाँ वापस चेक करना, वापस चेक करना प्रज्ञा, है ना? हाँ इसको वापस चेक करना। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो एक था आधा और एक था आधे से भी कम। कुल मिलाकर के प्रज्ञा ने जो बताया वो ठीक था। कंपैरिजन कंपैरेटिवली यही होता है कि आदान में भैया जो बल कम होता है, इसलिए क्या करो, व्यायाम कम करो, क्योंकि बल वैसे ही कम है, उसमें व्यायाम और कर लोगे। श्लेष्मा वैसे ही कम है, श्लेष्मा को और कम करोगे तो वात बढ़ेगा। और वात क्या होता है? खतरनाक। वात को बोला है दारुण, वात का गुण बताया एक 12वें चरक सूत्र 12 के अंदर जो आपके कोर्स में है, उसके अंदर वात का एक गुण एक्स्ट्रा बताया है। वात का 7वां गुण क्या बोला उसको? दारुण। तो बात होती है दारुण, खतरनाक बढ़ जाएगी। इसलिए देखो बल से ये कंसेप्ट जो होते हैं ना वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि वायु के ये गुण होते हैं, वो आपको सेकंड चैप्टर में काम आया कि अति व्यायाम जो है वो इस ऋतु में क्यों नहीं करना चाहिए। अब यही चीज़ इसी कंसेप्ट को लेकर के हम थर्ड चैप्टर के अंदर अप्लाई करेंगे कि इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आदान काल होता है, बल कम होता है। प्रज्ञा कोई डाउट है? देखो दारुण का मतलब होता है, दारुण एक वर्ड से समझो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग वैसे अमरकोश के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। दारुण का मतलब एक दो तरह के रोग होते हैं। जब हम रोग की बात करते हैं ना, तो एक तो दारुण होता है, एक होता है मृदु। मृदु का मतलब होता है जिसको हम इजीली कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल इन द सेंस जिसका मैनेजमेंट आराम से हो सके, जिसकी जो डिजीज़ है, जो कंसिक्वेंसेस है वो कम हो। अब हम इसको है ना डिजीज़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं। एक तो दारुण रोग होते हैं, एक मृदु रोग होते हैं। तो जिसके वो अपन ने पढ़ा था ना पूर्व रूप, लक्षण, उपद्रव वो कम हो, वो मृदु रोग होता है। और उसका जस्ट अपोजिट जो होता है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, जिसके अंदर हमें बहुत अटेंशन, बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर के क्रिटिकल जो कंडीशन होती है उसको हम दारुण बोलते हैं। तो जो वात है वो पित्त और कफ दोनों में से क्रिटिकल होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो होती है वो वात होती है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु अमल धातुआ। क्योंकि पित्त और कफ जहाँ पे अगर कुपित होते हैं ना तो वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, वो लोकलाइज्ड रहेंगे। कुपित होते हैं तो वो उस स्थान में अगर कुपित हो रहा है कफ तो वो वहीं रहेगा जब तक कि वायु उसको लेकर के नहीं जाए। तो इनके पास खुद की कोई पावर नहीं है, जबकि वायु जो है वो एक जगह के डिजीज़ को पूरी बॉडी के अंदर फैला सकती है, इसलिए इसको दारुण बोला है। ठीक है। हाँ हाँ, तो हमने क्या देखा था फिर आगे? बल कम होता है। अब देखो आगे और देखो, आदान काल की शिशिर आदि 3 ऋतुओं में मार्ग के स्वभाव के कारण वायु, सूर्य और वायु अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष होते हैं। अच्छा देखो अब इसके अंदर एक एक बात देखो। फर्स्ट शिशिर वसंत ग्रीष्म, दूसरा बल आता है, तीसरा आप क्या देखोगे? 3 चीज़ें देखोगे, एक तो सूर्य, एक चंद्रमा और तीसरा वायु। ठीक है, ये 3 चीज़ें देखोगे इसके अंदर। यहाँ पे चंद्रमा का नहीं लिखा हुआ, चरक सूत्र 6 आप पढ़ोगे तो वहाँ आता है शशिनी अव्याहत बलि। ठीक है, ऐसा ऐसा करके एक टर्म आता है कि चंद्रमा का जो है वो बल ऐसा अव्याहत, इसके आदान ऋतु के अंदर कैसा होता है? आदान काल के अंदर चंद्रमा का बल कम होता है, सूर्य का ज़्यादा होता है, ये हमें पता है। अब जो वायु होती है ना, वायु का एक गुण मैंने एक जो पहले जो डेमो क्लासेस ली थी इसके अंदर बताया था कि वायु जो होती है वो होती है योगवाही, मतलब पलटीबाज है ये। जो इसको डोमिनेंट मिलेगा, जो इसको डोमिनेंट मिलेगा वो उसके साथ मिल जाएगी और उसके जैसा गुण दिखाएगी। ये होता है योगवाही। ऐसे योगवाही और भी चीज़ें बताई थी मैंने। योगवाही एक मधु होता है, योगवाही पारद होता है, शार होता है और पिपली होता है। ये सारी चीज़ें क्या है? योगवाही। योगवाही का मतलब हुआ कि जिसके अंदर इसको मिला दो, मतलब जिससे इसका संयोग हुआ ये वैसे के वैसे काम करने लग जाएगी। इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो सूरज डोमिनेंट है ना, सूर्य डोमिनेंट है, मतलब क्या है? उष्णता बढ़ी हुई है। तो ये जो वायु भी है ये क्या करेगी? इसके गुण ले लेगी, तो ये भी कैसी? उष्ण बहेगी। और दूसरा रुक्ष, तो इसका बल है ही, इसका गुण है ही, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? ये रुक्ष बहेगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन विसर्ग के अंदर देखें ना यही सेम चीज़, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर उल्टा हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और वायु। तो सूर्य का बल तो कम हो गया, चंद्रमा का बल क्या है? चंद्रमा अपने पूर्ण बल में रहता है, क्योंकि विसर्ग काल है ना, रातें लंबी होती है इस वक्त, तो चंद्रमा अपने पूर्ण बल में रहता है। और वायु फिर पलटीबाज, इसने क्या देखा कि ये जीत रहा है तो अपन इसके साथ चल जाते हैं। तो हवाएं कैसी बहेगी? ठंडी बहेगी। नहीं समझ में आ रहा है तो छत पे जाके घूम आओ एक बार, आज हवा बहुत ठंडी है। तो ये 3 पॉइंट हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अभी आगे क्या बता रहा है कि
वायु अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष होती है, जिसके कारण पृथ्वी के सौम्य अंश का क्षपण होता है। इस काल में तिक्त, कषाय और कटु रस उत्पन्न होते हैं। तिक्त, कषाय, कटु का क्या मतलब है कि तिक्त कौन से ऋतु में हो जाएगा? शिशिर के अंदर हो जाएगा। कषाय किसमें? वसंत के अंदर होगा। और ग्रीष्म में कौन सा आएगा? कटु होगा। त्रिकटु का अलाम याद रखना, बताया था। एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में बताना है अपन को, सिर्फ ऐसे नहीं कि आदान काल में ये 3 रस होंगे, ऋतु के अकॉर्डिंग भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे आ गए, एक तो ऋतु आ गया, एक बल आ गया, दूसरा ये चंद्रमा सूर्य ये आ गया, तीसरी चौथी चीज़ क्या है, कौन कौन से रस होते हैं। तो 4 पॉइंट अपने पास ऐसे आ गए। अब ऐसे कैसे बात ये किसकी? दक्षिणायन की करेंगे, तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। समझदार जो बच्चे हैं वो एक ऋतु को पढ़ेंगे, एक काल को पढ़ेंगे, आदान पढ़ लो या विसर्ग पढ़ लो, बाकी सब उसका ऑपोजिट करना है। तो देखो क्या है, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हम समझदार नहीं हैं। वर्षा आदि 3 ऋतुएं, दक्षिणायन होती है, ये विसर्ग काल कहलाता है क्योंकि इसमें बल का विसर्ग होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, ये एक बार हमसे वाइवा में पूछा था सर ने। हमारा वाइवा कंप्लीट हो गया था, जैसे ऐसे मज़े मज़े के लिए उन्होंने पूछ लिया था। फर्स्ट ईयर में बच्चा, अब हमारे लॉकडाउन भी था तो इतना कुछ किसी को आता नहीं था, तो ऐसे ही पूछ लिया था कि बताओ विसर्ग काल का मतलब क्या होता है। विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है छोड़ना। सांस को लेते हैं, ये है ना, ये जो अपन प्राणायाम करते हैं ना, उसकी टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली, उसके अंदर आता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। तो जो हम छोड़ते हैं ना, हम उसको विसर्ग भी बोलते हैं। तो विसर्ग मतलब छोड़ना या देना। तो इस विसर्ग ऋतु में, मतलब शीतकाल की जो ऋतु होती है, उसके अंदर प्राण जो वायु है, सॉरी जो सूर्य है, वो बल को देता है। मतलब जो पूरी जो कैसे कहते हो कि कायनात जो पूरी है ना, वो आपको बल देने में लगी है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम विसर्ग काल। विसर्ग का मतलब देना, आदान का मतलब लेना। तो उसमें प्रकृति हमसे बल लेती है और इसमें प्रकृति हमें बल देती है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे फैक्टर्स पैदा करती है जिससे कि बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वो अपनी प्राकृत अवस्था में आए, क्योंकि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, ताकि बल बढ़े बॉडी में, ठीक है। अब देखो क्या बोला इसी के बारे में, इसी के सम्मान में 2-3 लाइनें यहाँ पे और बोली है कि इस समय सोम बलवान होता है, सूर्य का तेज कम होता है, बादल, वृष्टि, शीत वायु से भूमि का ताप शांत हो जाता है। इस क्रम में अम्ल, लवण, मधुर, बलवान रस उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, एक टेबल बना लेना, ये पूरा पेज हो जाएगा। बाकी सब कुछ भी फालतू की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो कोटेशन है, अच्छे बच्चे हो तो ये कोटेशन याद करना, ठीक है। मैंने नहीं किया था इसको, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही कर लूँगी, मुझे याद रहता है तो ठीक है। अगर तुम्हें याद रहता है तो अच्छी बात है, बाकी ये कोटेशन याद करोगे तो सही रहेगा। इसमें बल के बारे में बताया वही चीज़। देखो क्या कह रहे हैं कि शीत ऋतु में, हेमंत और शिशिर में मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है, वर्षा और ग्रीष्म में न्यून बल होता है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ऐसे था ना। इसके अंदर क्या है, बल कम होता जाता है, मतलब ऐसे बल कम होगा। ये बल का अगर अपन सीक्वेंस बनाएं तो ऐसे बनेगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा इस ऋतु के अंदर, सबसे कम किसके अंदर, इसके अंदर होगा। इनमें देखें तो जो बल का सीक्वेंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे जो बल घटता जाता है तो ये घट रहा है, यहाँ हमने बोला कि बल बढ़ता जाता है तो ये ऐसे बल बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, वो हेमंत के अंदर होगा, और सबसे कम किसके अंदर होगा, वो वर्षा के अंदर होगा। तो देखो यही बात तो कह रहे हैं वो, क्या है कि हेमंत और शिशिर में, ये हेमंत और ये ऊपर शिशिर, मतलब कि विसर्ग काल के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा बल हेमंत के अंदर होगा। आदान काल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बल किसके अंदर, शिशिर के अंदर होगा। तो यहाँ पे साइड में से लिख लेना कि बल जो है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, 2 ऋतु में, हेमंत और शिशिर के अंदर, ठीक है। फिर क्या बोला, न्यून बल, सबसे कम बल किसके अंदर होगा, तो इसका फर्स्ट और इसके लास्ट के अंदर होगा। तो ग्रीष्म और वर्षा के अंदर सबसे कम होगा, और ये जो बल हैं ये बेचारे मीडियम, ये बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मध्यम बल होगा इसके अंदर। बल वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं फिजियोलॉजी में भी और इसमें भी। इसके अंदर आदान और विसर्ग काल का डिवीजन, दूसरा कौन कौन से रस वगैरह होते हैं वो, ऋतु कौन कौन सी होती है, कौन सी ऋतु में कौन सा महीना आता है, इसका तो एमसीक्यू बन सकता है आपके। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका बड़ा बन सकता है वो यही कि बल जो है वो, बल का सीक्वेंस, बल का जो ट्रेंड चलता है वो बताओ ऋतु के अकॉर्डिंग। तो ये आपको आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से हम ऋतुचर्या को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, हेमंत ऋतु की शुरुआत हो रही है। क्या कह रहा है कि बलिनः शीत संरोधात् हेमंते प्रबलो अनलः,
भवत्यल्पेन्धनो धातुं स पचेद वायु निरितः। देखो समझो कि बलवान पुरुष में शीत के कारण अवरुद्ध होने से ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है और जठराग्नि प्रबल हो जाती है। याद आ रहा है कुछ? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब स्नान करते हैं तो कैसे बोला था कि ताजे जल से स्नान करना चाहिए, मतलब जिस ऋतु में जैसा पानी आ रहा है तो कुल मिलाकर के वो ठंडा ही होता है, गर्म तो नहीं होता ना, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा ही होता है। तो जैसे ठंडे पानी से नहाते हैं तो पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है, वो सीज हो जाता है, तो अब्डोमेन की तरफ बढ़ जाता है, इसीलिए जठराग्नि दीप्त हो जाती है। स्नान का गुण भी हमने देखा था, दीपनम वृष्यम आयुष्यम करके था, किसी अच्छे बच्चे ने कोटेशन याद किया हो तो उसको पता होगा, दीपनम गुण था स्नान का। तो यही बात बोल रहा है यहाँ। अभी हम नहाए नहीं हैं लेकिन बाहर ठंडी है तो इस वजह से अंदर जो जठराग्नि है वो कुपित हो गई, मतलब जठराग्नि बढ़ गई। ठीक है, अब ये देखना किसी बढ़िया बात बताएगा यहाँ पे, जठराग्नि बढ़ गई। फिर थोड़ा ईंधन, अब देखो, अब अगर ऐसा हुआ, ये अपनी हेमंत ऋतु चल रही है, ठीक है, हेमंत ऋतु मतलब सर्दी का जो टाइम था अपना वो चल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, जठराग्नि बढ़ी हुई है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि कैसे कैसे रस खाओ, मधुर अम्ल और लवण खाओ। क्यों मधुर अम्ल लवण? अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर जाओ, हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था कि ये रस होते हैं यथापूर्वम बलावहा, उसके लास्ट में क्या आता है, यथापूर्वम बलावहा, मतलब सबसे पहले वाला जो है वो सबसे बलवान है। तो ये तीनों वाले कौन से थे, ये बलवान रस के अंदर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ये तीनों गुरु थे। इसमें से ये अम्ल जो है ये लघु था, बाकी ये दोनों गुरु थे, इसलिए ये क्या थे, बलवान थे। तो बलवान रस को खाओ, बलवान रस को खाओ क्यों, क्योंकि बलवान रस का मतलब क्या है कि ये गुरु भी हैं, ठीक है, इनमें से ये जो दो है ये दोनों गुरु भी है, ये डाइजेशन में टाइम लगाएंगे, मतलब इसमें अग्नि की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। गुरु का मतलब क्या होता है कि इसमें तीक्ष्ण अग्नि की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारी अग्नि तो वैसे ही तीव्र है ना, इसलिए हम यहाँ पे गुरु देते हैं। अच्छा, सपोज करो कि हम यहाँ पे ये मधुर अम्ल लवण नहीं लेते, हम कहते हैं हम तो लघु खाते हैं, हम तो हल्का खाते हैं, तो हम तो गुरु अन्न नहीं लेंगे, हम तो इसकी जगह पे लघु लेंगे, गुरु ले रहे थे ना, इसकी जगह पे हम लघु लेंगे। तो क्या हुआ, तो देखो क्या है कि वह जठराग्नि थोड़ा ईंधन होने वाली होने से वायु के द्वारा प्रेरित होकर धातुओं का परिपाक करती है। देखो इसका मतलब समझो क्या है कि हमें बोला कि जठराग्नि अब तुम्हारी बढ़ी हुई है ना, मतलब भूख ज़्यादा लगी हुई है, तो ज़्यादा लगी हुई है तो कैसा खाओ, एक तो अच्छी मात्रा में खाओ, ठीक है, दूसरा गुरु अन्न खाओ। अगर नहीं खाते हो, लघु खाते हो, तो क्या हुआ, अपने हल्का खाना खाया तो वो तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गया, भाप बन के उड़ गया वो। अब क्या हुआ, स्टमक कैसा है बेचारा, स्टमक है एम्प्टी, खाली है, तो अब वो क्या करेगा, वो अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे अपने फूड नहीं डाल रखा है, तो वो किसका पाक करना शुरू कर देगा, वो धातुओं का पाक शुरू कर देगा, मतलब रस का पाक होगा, फिर रक्त का पाक होगा, रक्त का क्षय होगा, फिर रस रक्त, फिर मांस में, ऐसे करके सातों धातुओं का पाक करेगा। आचार्य चरक कहते हैं कि पहले सातों धातुओं का पाक करेगा, सबसे पहले आहार का करेगा, वो खत्म हो गया, फिर धातुओं का पाक करेगा, फिर भी अपन ढीठ बने रहे, नहीं खाए कुछ, तो एंड में जाकर के ये प्राणों का पाक करेगा, मतलब कि पेशेंट डेड हो जाएगा, जो इंसान है वो मर जाएगा। उस जो अग्नि होती है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि वो प्राणों को भी पचा जाती है। इसलिए हेमंत ऋतु के अंदर कैसा गुरु आहार लेना चाहिए। अब याद करो, हेमंत ऋतु के अंदर ही मम्मी सौंठ के लड्डू बना करके रखती है कि नहीं, हलवा भी खाते हैं, इसी वक्त जो है वो पकौड़े बनाने का भी ट्रेंड चलता है, उसको हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन में बोलते हैं मड़ का तेल बालना। मतलब इस महीने में क्या करते हैं, सारे घर वाले इकट्ठे होकर के, मतलब सब आसपास वाले सब लोग, और पकौड़े वगैरह बनाएंगे, हलवा वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी जो ट्रेडिशंस है ना, ये किसी न किसी कारण की वजह से बनी है। तो हमारे जो पहले पूर्वज थे वो आयुर्वेद जानते थे, इसका मतलब ये है। तो हेमंत ऋतु के अंदर लड्डू क्यों खाने चाहिए, खूब भर भर के खाना, ताकि आपके प्राणों का पाचन ना हो, गुरु अन्न खाओगे तो। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक चीज़ देखना, एक चीज़ यहाँ पे लिखना, आपने ऋतु के अकॉर्डिंग दोषों का प्रकोप पढ़ा होगा कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, इसके अंदर क्या क्या होता है। शिशिर वसंत के अंदर क्या होता है, फिर वर्षा, और एक क्या आता है, शरद आता है। तो वसंत के अंदर होगा वात का प्रकोप, फिर वसंत के अंदर होगा कफ का प्रकोप, वर्षा के अंदर होगा वात का प्रकोप, और जो शरद है उसके अंदर होगा पित्त का प्रकोप, है ना, इस तरह का सीक्वेंस बनता है। तो हमने क्या देखा, वात का प्रकोप कहाँ पे हो रहा है, वर्षा के अंदर हो रहा है। एक चीज़ अब यहाँ पे और ऐड करो, ये तो हो गया ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग, ये जो चीज़ है ना ये तो सबके अंदर होगी, अगर मैं गुरु अन्न खाऊं, लघु अन्न खाऊं, कुछ नहीं खाऊं तो भी ये होगा ही होगा। एक चीज़ यहाँ पे लिखो कि हेमंत ऋतु के अंदर भी वात का प्रकोप होता है, लेकिन विद कंडीशन
किन लोगों के अंदर? जो कर्म ठोक होते हैं, जो लघु अन्न का सेवन करते हैं, मतलब खाना कम खाते हैं। या तो लघु अन्न खाएंगे, मतलब हल्का फुल्का खाएंगे, या फिर खाएंगे तो भारी लेकिन मिताहारी होंगे। मिताहारी कल बताया था मैंने। मिताहारी का मतलब क्या होता है? मात्रा पूर्वक खाने वाला, कम खाने वाला, कम खाना खाएंगे। तो इसमें प्रमिताहार भी मना किया गया है। चरक सूत्र 6 के अंदर बताएंगे आपको। प्रमिताहार मतलब नपातुला भोजन करना, ऐसा नहीं खूब पेट भर के खाना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो कि वात का प्रकोप इसके अंदर भी होता है, लेकिन विद कंडीशन। ये ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग नहीं है, ये विद कंडीशन है। अगर इसके लक्षण खराब होंगे तो उसके अंदर वात का कोप होगा और वातिक डिसऑर्डर होंगे। इसीलिए इससे बचने के लिए पहली बात तो गुरु अन्न खाओ, दूसरा कैसा खाओ? मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन करो ताकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाए। ठीक है, अब देखो क्या कहा कि ये तो हमारे आहार के रस की बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत विहार बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में रात्रि की लंबी होने से प्रातःकाल शौच आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर भूखे पेट ही वातग्न तेलों से अभ्यंग करना चाहिए। सिर पर तेल करना चाहिए, विमर्दन करना चाहिए और कुश्ती करनी चाहिए। तो देखो ये तो हमने पहले ही देखा था। दिनचर्या के अंदर सबसे पहला क्या था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर शरीर चिंता निवर्त्य, कि शरीर की चिंता करो, भोजन जीर्ण हुआ है कि नहीं जीर्ण हुआ है। फिर हमने देखा था कि आवश्यक कार्यों मतलब मल मूत्र त्याग उससे निवृत्त हो। फिर आगे आकर के नस्य अंजन कंडूश कवल ये सब हो गया। उसके बाद में हमने क्या देखा था? अभ्यंग देखा था। तो इसके अंदर वो सारे तो करने ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बताया? अभ्यंग करना है। अभ्यंग भी किससे? देखो वातग्न तेलों से, क्योंकि अभी बताया यहाँ पे इधर वात का प्रकोप हो सकता है, इसलिए पहले से ही वातग्न तेलों से अभ्यंग कर लो। अब अभ्यंग कर लिया। अभ्यंग के अंदर भी हमने क्या देखा था? 3 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें विशेष रूप से अभ्यंग करना होता है। दोनों टिप, एक तो और मतलब सिर और पैर तलवे, और तीसरा कौन सी चीज़ होती है? कान, इनके ऊपर अभ्यंग। तो यहाँ पे यह सिर के अंदर तेल लगाने का बोला है। उसके बाद में मर्दन, मर्दन मतलब मलो अच्छी तरीके से शरीर को, ताकि बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए, ठंडी हो रही है ना। उसके बाद में क्या करो? बाहु युद्ध या कुश्ती करो, कुश्ती का अभ्यास करो। क्योंकि 2 रीज़न है। पहली बात तो इसके अंदर बल बढ़ावा है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई है? अभी हमने क्या खाना कैसा खाया था? ऊपर गुरु अन्न का सेवन किया था। अब गुरु अन्न को हलवा थोड़ी है ऐसे ही पच जाएगा, ऐसे पचाना आसान नहीं होता है। तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जब कुश्ती वगैरह करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, तब ये जो गुरु अन्न है इसका पाचन होगा, तब जाके ये पचेगा और लगेगा शरीर के अंदर। तो 2 चीज़ें बताई। अच्छा, एक देखो इसके अंदर आचार्य ने पहले यहाँ पे बोला कि वातग्न तेलों का मालिश करो। अगर नहीं करें तो देखो बाद में क्या करना है? कुश्ती करनी है। कुश्ती करेंगे, चेष्टा करेंगे, चेष्टा करने से वात का प्रकोप होगा। उस वात के प्रकोप से बचने के लिए पहले ही वातग्न तेलों का जो है अभ्यंग करा दिया। तो 2 तरीके से हो गया। एक तो वात का खाने पीने की वजह से प्रकोप हो रहा था, उसकी वजह से वातग्न तेलों का करवाया। दूसरा, अभी इसके जस्ट बाद हमें कुश्ती करनी है, व्यायाम खूब अच्छे से करना है, अर्धशक्ति व्यायाम करने का बोला है। ठीक है, तो उसमें भी वात कुपित होगा। इसलिए इन दोनों रीजन से बचने के लिए पहले ही बोल दिया कि वातग्न तेलों का यूज़ करो भाई, बाद में मत आना। ठीक है, कितने समझदार लोग थे ये। अब देखो, अब थोड़ी चीज़ें और बताएगा। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है? जो भी ऋतुचर्या तुम लिखोगे ना, पेपर में आएगा तुम्हारे, तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या लिखोगे? पहले तो ऋतुचर्या का इंट्रोडक्शन, कि भाई ये जो हेमंत ऋतु है ये कौन कौन से मास में आती है, इंग्लिश मंथ में अंदर क्या आती है। फिर इसके अंदर लिखोगे कौन से रस का इसके अंदर सेवन करना है, रस लिखोगे। फिर आप लिखोगे आहारज निदान, कि कैसे आहार लेने हैं भाई, गुरु लेने हैं, स्निग्ध लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे और इसके अंदर चरक सूत्र 6 के अंदर अभी आप और पढ़ोगे कि जो अनूप मांस होते हैं वो लेना है। इसके अलावा पिष्टमय गुरु पदार्थ, पिष्ट पीठी के जो बने हुए होते हैं, ईख के इक्षु विकार जो होते हैं वो लेने के होते हैं, वो लिखोगे। उसके बाद में क्या आता है? फिर लिखोगे तुम विहार, कि विहार क्या करना है। तो क्या करोगे? पहले अभ्यंग करोगे बढ़िया वातग्न तेलों से, उसके बाद में क्या है? सिर पे तेल लगाओगे, फिर कुश्ती करोगे। अभी आगे और बताएंगे कुछ विहार। ये क्या करो कि कुश्ती वगैरह कर ली तुमने, उसके बाद में अभ्यंग पहले कर लिया, कुश्ती कर लिया। अब क्या बात है? नहाने की। तो नहाने से पहले हम क्या करते हैं? उपटन करते हैं। उसमें भी पहले उद्वर्तन किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी उद्वर्तन करेंगे। कैसे? कि कषाय आदि के चूर्ण से उद्वर्तन। 2 चीज़ें बताई थी, एक था उद्वर्तन था और दूसरा था उद्घर्षण। उद्घर्षण के अंदर अपन क्या करते हैं? इसको ड्राई लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, उसको ऐसे ही ड्राई रगड़ लेते हैं। ठीक है, और उद्वर्तन के अंदर हम उसके अंदर थोड़ा स्नेह भी मिश्रित करते हैं, थोड़ा
उसको स्निग्ध करते हैं। ठीक है, तो वो करो। स्नेह क्यों मिश्रित किया, इसमें उद्घर्षण क्यों नहीं बोला, उद्वर्तन क्यों ही बोला, क्यों ही बोला, क्योंकि इसका वही रीज़न है। यहाँ पे क्या वात कुपित हो रही है, इसलिए यहाँ पे उद्घर्षण नहीं बोल करके उद्वर्तन बोला। जो कफज डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर, कफज डिसऑर्डर प्लस पित्तज डिसऑर्डर कहीं कहीं, उसके अंदर भी हम उद्घर्षण करते हैं। कफज में तो तुम समझ गए, क्योंकि हम तेल यूज़ करेंगे तो वो स्निग्ध हो जाता है। उसी तरीके से हम अगर क्या कहते हैं पित्तज डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर भी तेल का जनरली हम उद्वर्तन नहीं करते, उद्घर्षण ही करते हैं, क्योंकि ये तेल भी कैसा होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, तो वो पित्त को और बढ़ा देता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्नेह को दूर करके विधिपूर्वक स्नान करें, कर ली स्नान, उसके बाद में कस्तूरी मिश्रित केशर का शरीर पर लेकर रखी। सब फालतू चीज़ें हैं, याद करो तो करो, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मतलब कुल मिलाकर के एकदम टिप टॉप तैयार होकर के बैठना है, केशर चंदन का लेप करके। ठीक है, फिर क्या है कि स्निग्ध, अब देखो खाने वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि स्निग्ध मांस रस पियो, मेदुर मांस। मेदुर मांस का मतलब होता है जिनका मेद बढ़ा हुआ होता है, ऐसे जंतु जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो मैंने अभी बताया ना आपको, अनूप मांस,